और एक दिन उसी इलाके के एक बहुत बड़े अमीर आदमी भगत सिंह को अपनी बहन के लिए देखने आए थे। भगत सिंह उस दिन बहुत प्रसन्न रहे, उछलते कूदते रहे और अपने तांगे में स्वयं घोड़ी हाँक कर उन्हें लाहौर तक छोड़ने गए थे। नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज चर्चा भगत सिंह की शादी, सगाई, उनकी जो मंगेतर थी, इसको लेकर के। बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा था और ये सवाल बहुत ही कठिन था। और ऐसा भी नहीं कि मैं सर्वज्ञाता हूँ कि जैसे ही कोई सवाल आया तुरंत मैं उसका जवाब दूँ। मैं भी इसमें तलाशता हूँ और तब तक जब तक कि मैं खुद संतुष्ट न हो सकूँ। अब ये बताने लायक सामग्रियाँ हैं जहाँ से आप जान सकें कि क्या हुआ था भगत सिंह की शादी को लेकर के या भगत सिंह की सगाई को लेकर के। इसके बारे में भगत सिंह से जुड़े लोगों ने लिखा है, भगत सिंह पर काम करने वाले लोगों ने जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी फैसला आपको करना है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम हृदयवान साथियों के, महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक मदद करके हमारे इस अभियान को, हमारे इन शोध कार्यों को आगे जारी रखने में मदद की है। साथ ही आप तमाम साथियों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमारे इस अभियान को जारी रखने में, आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नजर आ रहा होगा। उस बैंक खाते के माध्यम से आप अपनी आर्थिक मदद हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां भी जा करके बैंक खाते का विवरण दर्ज कर सकते हैं। भगत सिंह के करीबी दोस्त, नेशनल कॉलेज के ही विद्यार्थी थे, सहपाठी थे भगत सिंह के। नाम था यशपाल। हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और क्रांतिकारी भी रहे। उनकी बहुत ही चर्चित किताब है सिंहावलोकन, जो क्रांतिकारी जीवन पर है। और सिंहावलोकन में उन्होंने लिखा है इस संबंध में, चूंकि भगत सिंह उनके दोस्त थे और उनके पिताजी वगैरह भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पिताजी का भी इनके पास आना जाना था, तो इस हिसाब से जो कुछ भी उन्होंने सुना या जाना उस हिसाब से लिखा है। तो हुआ ये कि भगत सिंह जब क्रांति की तरफ उन्मुख हो रहे थे तो पिताजी को लग रहा था कि ये अब बिगड़ रहा है और ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो इसकी शादी कर दिया जाए। तो ये अब मैं बता रहा हूँ, ये जो कहानी है ये यशपाल के हवाले से। तो एक लड़की वगैरह कहीं बातचीत चलने, उन्होंने भगत सिंह से कहा कि अब शादी कर लो, लेकिन भगत सिंह तैयार शादी के लिए नहीं हुए। तो पिताजी ने पूछा, यानी सरदार किशन सिंह ने, कि क्यों नहीं शादी करना चाहते हो? तो भगत सिंह ने कहा कि हम पहले चाहते हैं कि आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। तो किशन सिंह जी ने कहा कि अपने पैरों पर खड़े जाने का क्या मतलब है? इतनी खेती गृहस्थी है, इतनी जमीन है, खेती करो, अपने पैर पर तो तुम ऐसे ही खड़े हो, खेती करो और साथ में कमाओ धमाओ रहो। और उससे भी नहीं हो रहा है तो शादी कर लो, उसके बाद तुमको जितना अपने पैर पर खड़ा होने का मन है खड़ा होते रहो। विवाह हो जाएगा तो तुमको ऐसा कौन मना कर रहा है कि अपने पैरों पर अब खड़ा नहीं हो? तो फिर भगत सिंह ने कहा कि नहीं, अभी मेरी उम्र कम है। तो फिर इसके जवाब में किशन सिंह ने कहा कि अच्छा, और सब बातों में तो तुम बहुत बड़े बुजुर्ग बनते हो और शादी के लिए तुम एकदम कमसीन हो। एक बार शादी हो जाने दो, बहू को तभी घर लाना जब तुमको लगेगा कि अब तुम जवान हो गए हो, लेकिन शादी कर लो, ठीक है, विदाई नहीं होगी। तो इस तरह से देखिए किशन सिंह जी छेक रहे हैं भगत सिंह को शादी के लिए तैयार करने हैं किसी भी तरह से, लेकिन भगत सिंह किसी भी तरह से शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यह भी लिखा है यशपाल ने कि शादी की बात कहीं चल रही थी और लड़की वाले रिश्ता पक्का कर लेना चाहते थे और इधर भगत सिंह इनकार कर रहे थे। तो फिर इस तरह से बहस हो रही थी। भगत सिंह ने अगली बात कही कि वो लड़की, पढ़ी लिखी लड़की उनको चाहिए और कम से कम मैट्रिक पास लड़की होनी चाहिए। अब उस जमाने में लड़कियां पढ़ती नहीं थी, लड़कियों के लिए स्कूल नहीं थे, साधन नहीं थे। बहुत कुछ हुआ तो घर में गुरुमुखी में कुछ लिख पढ़ ले, यही बहुत अधिक होता था। तो भगत सिंह जानते थे कि मैट्रिक पास लड़की मिलेगी नहीं, और मिलेगी नहीं तो फिर मेरी शादी होगी नहीं। इसके बाद यशपाल ने लिखा है कि उनकी इस बात पर किशन सिंह जी ने भगत सिंह को ऐसी ऐसी गालियां दी, ऐसी ऐसी बातें कही जिसे लिखना संभव नहीं है। एक और इसी तरह की घटना का जिक्र किया है यशपाल ने
सिंहावलोकन में कि एक बार वो भगत सिंह को खोजते खोजते लाठी लेकर के पहुंच गए यशपाल के पास। यशपाल से बोले, भगत सिंह के पिताजी यशपाल से बोले, तू भगत सिंह को समझाता क्यों नहीं है? आखिर वह शादी क्यों नहीं करता? अभी तुम लोग बहुत बड़े क्रांतिकारी और ब्रह्मचारी बने फिरते हो, 4 दिन के बाद गलियों में लहंगे सूंघते फिरोगे। और फिर यशपाल लिखते हैं कि उसके बाद ऐसे ऐसे विकट शब्दों और उपमाओं का प्रयोग उन्होंने किया कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन यशपाल लिखते हैं कि मैंने भगत सिंह की ओर से सफाई दी कि शादी से वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लिखने पढ़ने का शौक है और इसलिए चाहता है कि लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी हो। तो इस पर सरदार जी उबल पड़े और उन्होंने कहा कि पढ़ी लिखी लड़की क्या ज़्यादा काम करती है? पढ़ी लिखी औरत होने से क्या पढ़े पढ़ाए बच्चे पैदा होंगे? और इस तरह से उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। और उन्होंने यशपाल से कहा, सरदार किशन सिंह ने, कि तुम और जयचंद्र दोनों बहुत कमीने हो, अपने आप को बहुत चालाक समझते हो। खुद तो तुम लोग नौकरी कर रहे हो, दूसरों को बिगाड़ते फिरते हो, और तुम उसका यार बना है, उसे समझा नहीं सकता। और इस तरह से काफ़ी बिगड़े सरदार किशन सिंह यशपाल पर। तो ये एक किस्सा है कि किस तरह से भगत सिंह पीछा छुड़ाना चाह रहे थे शादी से, और पिताजी किस तरह से पीछे उनके पड़े हुए थे। यशपाल ने लिखा है कि एक अच्छे खासे बड़े जमींदार घराने में शादी पक्की हो चुकी थी भगत सिंह की, और जैसा कि पहले भी कहा कि लड़की वाले चाहते थे कि रिश्ता पक्का हो जाए। यशपाल के मुताबिक वो जमींदार घराना था और उस समय 1 लाख रुपए दहेज देने के लिए तैयार था। ये बात हो रही है 1923-24 की। 1923-24 में 1 लाख रुपए हम लोग सोच भी नहीं सकते। 1 लाख रुपए वाली बात कितनी सच है नहीं पता, चूंकि और इसका कहीं उल्लेख नहीं है। भगत सिंह की शादी को लेकर के या उनकी सगाई को लेकर के अभी और भी जगह लिखा गया है। उनमें एक है पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा अभिनेता हैं, आप लोगों ने भी उनकी फिल्म देखी होगी, गीतकार भी हैं, बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं, और उन्होंने भगत सिंह पर एक किताब लिखी है, नाटक है वो, गगन दमामा बाजियो। इसी किताब पर आधारित वो जो लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म बनी थी, अजय देवगन वाली फिल्म, राजकुमार संतोषी जिसके डायरेक्टर थे, तो इस किताब पर उनका काफ़ी अधिक इस किताब से सामग्री ली गई थी, और इसके स्क्रिप्ट वगैरह लिखने में भी पीयूष मिश्रा की मदद ली गई थी। स्क्रिप्ट पीयूष मिश्रा ने कहिए कि लिखा था एक तरह से। तो पीयूष मिश्रा इस नाटक को लिखने से पहले भूमिका में अपनी तरफ से जो लिख रहे हैं उसमें इन्होंने इस बारे में लिखा है। पीयूष मिश्रा ने क्या लिखा है भगत सिंह की शादी और सगाई को लेकर के, चूंकि ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल चीज़ था। फिल्म में भी जब भगत सिंह की शादी या उनकी प्रेमिका वगैरह को दिखाया गया जिस रूप में, तो उससे भी काफ़ी आपत्ति उठी। इसलिए इस पर सफाई दी है पीयूष मिश्रा ने कि क्या इसमें उन्हें जानकारी थी। अब देखते हैं कि पीयूष मिश्रा ने इस पर क्या लिखा था। पीयूष मिश्रा ने लिखा है कि अपने नाटक में उन्होंने एक लड़की पात्र को रखा, और वो लड़की पात्र को लेकर के बड़ा ये है, उन्होंने लिखा है कि इतिहासकार इस पर नहीं ऐसा मानते हैं कि ऐसी कोई लड़की थी, तो और वो इतिहास नहीं लिख रहे हैं, नाटक लिख रहे थे। तो नाटक में एक नायिका की ज़रूरत कहीं ना कहीं से पड़ जाती है। वो लिखते हैं उसी भूमिका में कि पंजाब की हर गली में भगत सिंह की विधवा को लेकर के गीत गाए जाते हैं। एक ऐसी लड़की के बारे में कहा जाता है जिसने भगत सिंह की मृत्यु के बाद कभी शादी नहीं की। ये कितना सच है कितना नहीं ये मुझे नहीं मालूम, ये लिख रहे हैं पीयूष मिश्रा। मगर उस दौरान, मतलब जब ये नाटक लिख रहे थे, ये मालूम पड़ा कि ऐसी स्त्री पंजाब में जिंदा है। उनसे मिलने का मूड भी बना लिया था, ये लिख रहे हैं पीयूष मिश्रा कि उनसे मिलने का मूड भी बना लिया था, मगर तभी किसी अखबार के मुख पृष्ठ पर यह खबर पढ़ी, भगत सिंह की विधवा नहीं रही। उन्होंने लिखा है कि इस खबर का कई लोगों ने खंडन किया, जो विद्वान हैं भगत सिंह के बारे में, जिन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, लेकिन मेरे सामने ये खबर पढ़ी थी, मैंने अपनी आंखों से ये खबर पढ़ी। ये लिख रहे हैं पीयूष मिश्रा। तो ये लिख करके पीयूष मिश्रा खामोश हो जाते हैं, सिर्फ ये कहते हैं कि हो सकता है कि ये दंत कथा रची गई हो, लेकिन ये प्रचलित है। और शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि पंजाब की गलियों में भगत सिंह की विधवा या भगत एक ऐसी स्त्री के बारे में जिसकी शादी होने वाली थी भगत सिंह से, और भगत सिंह की शहादत के बाद उन्होंने शादी नहीं की, ये ऐसे गीत पंजाब की गलियों में गाए जाते हैं। तो ये इन्होंने इतना कुछ लिखा सिर्फ पीयूष मिश्रा ने।
अब हम लोग देखते हैं कि भगत सिंह के घर वालों ने इस पर क्या कहा, भगत सिंह के घर वालों का इस पर क्या मानना है। और भगत सिंह के घर वाले में सबसे पहले हम लोग आते हैं भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र संधू पर। वीरेंद्र संधू ने युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे नाम से किताब लिखी है, और इस किताब को बहुत ही पढ़ना जरूरी है। ये इस किताब, कोई भी भगत सिंह पर किताब लिखी जाएगी तो इसका रेफरेंस लिया जाना जरूरी है, क्योंकि वो घर की थी और उन्होंने काफ़ी कुछ वो सब कुछ देखा जो बाहर के लोग नहीं देख सकते। बाहर के लोग, हम लोग सैंडर्सबर्ग और असेंबली में बम फेंकना वगैरह ही जानते हैं, लेकिन घर में क्या क्या हुआ था, कैसे रहते थे और क्या कुछ चल रहा था, ये जाहिर सी बात है कि ये बातें जानती होंगी वीरेंद्र संधू ही। वीरेंद्र संधू ने लिखा है कि सरदार किशन सिंह भगत सिंह की शादी के लिए बहुत आग्रही नहीं थे, लेकिन उत्साह जरूर था। उत्साह होने के पीछे कारण भी है, कोई भी चाहेगा कि मेरा बड़ा बेटा है अब जल्दी शादी हो, तो ये उत्साह था। और एक दिन उसी इलाके के एक बहुत बड़े अमीर आदमी भगत सिंह को अपनी बहन के लिए देखने आए थे। भगत सिंह उस दिन बहुत प्रसन्न रहे, उछलते कूदते रहे और अपने तांगे में स्वयं घोड़ी हाँक कर उन्हें लाहौर तक छोड़ने गए थे। भगत सिंह लड़की वालों को पसंद आ गए थे और वे सगाई के लिए तारीख तय करके चले गए थे। ये लिख रही हैं कौन? वीरेंद्र संधू, भगत सिंह की भतीजी। लेकिन सबसे जो बेहतर इस मामले में लिखा गया है या बताया गया है वो है भगत सिंह की माँ। भगत सिंह की माँ विद्यावती ने एक इंटरव्यू दिया था। भगत सिंह पर काम करने वाले लोगों में एक नाम है बहुत ही प्रसिद्ध, मलविंदरजीत सिंह बड़ैच का। और मलविंदरजीत सिंह बड़ैच ने जब भगत सिंह पर किताब लिखी है भगत सिंह अमर विद्रोही, उसमें उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था, लंबा इंटरव्यू, और उसकी रिकॉर्डिंग भी की थी जो अब भी उनके पास है। तो भगत सिंह की माँ ने, विद्यावती ने क्या बताया था इस संबंध में, भगत सिंह की शादी और सगाई के संबंध में, ये जान लीजिए। और वो माना जाना चाहिए कि सबसे अधिक सही बात होगी, या इन सब की भी बात सही है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह लीजिए कि भगत सिंह की माँ की बात है। देखते हैं कि माँ ने इंटरव्यू में क्या कहा था शादी और सगाई को लेकर के। मलविंदर सिंह बड़ैच को माता विद्यावती ने बताया था अपने इंटरव्यू में, वो है जो बड़ैच ने फिर अपनी किताब में लिखा है। मानावाला गांव का एक खाता पिता जमींदार परिवार अपनी लड़की से भगत सिंह का विवाह करने को काफ़ी उत्सुक था। परंपरा के अनुसार लड़की वाले शुरुआती बातचीत के लिए भगत सिंह के घर आए। भगत सिंह उस दिन काफी खुश नजर आ रहे थे, यहां तक कि अपने तांगे में खुद घोड़ी हाँक कर लड़की वालों को लाहौर तक छोड़ने गए। भगत सिंह उन्हें पसंद आ गए और कुछ ही दिन के बाद वे रिश्ता लेकर फिर उनके घर पहुंचे। भगत सिंह ने अपने व्यवहार से विवाह के प्रति कोई अरुचि नहीं दिखाई थी, इसलिए जैसा कि कहा जाता है चुप्पी आधी हाँ होती है। सभी ये समझे कि भगत सिंह शादी के लिए राजी हैं। ये लिख रहे हैं बड़ैच माता विद्यावती के हवाले से। बड़ैच ने लिखा है कि भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती से इस पर बातचीत करते थे कि हम लोग साधारण आमदनी वाले परिवार वाले हैं और वो बड़े घर की लड़की है, अमीर घर की लड़की आ रही है, और कभी कभी हंसी मजाक में भी करते थे अपनी शादी को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के अपनी माँ के साथ। ये माता विद्यावती की पूरी बातचीत है और ये रिकॉर्डिंग भी अब तक मौजूद है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बड़ैच जी के हवाले से उनकी किताब में ये सब दर्ज है और उन्होंने कहा भी है कि ये रिकॉर्डिंग अभी मौजूद है। तो उन्होंने अपनी माँ से वो मजाक में कहते थे कि हमको तो कोचवान बना करके तुम लोग भेज दिया लड़की वाले के यहाँ, अब लड़की कैसे हम उस घर में शादी करेंगे। कोचवान मतलब तांगा चला करके, खुद ही तांगा चला करके ले गए थे लड़की वालों को छोड़ने, तो इसलिए वो मजाक करते थे कि हमको तो कोचवान बना करके, गाड़ीवान बना करके कह लीजिए, कोचवान शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भेज दिया। अब उस घर के वो दामाद कैसे बनेंगे जिन लोगों को कोचवान बन के छोड़ने गए थे। कभी कभी वो अपनी माँ से कहते थे कि बेबे, अपनी माँ को वो माता विद्यावती को बेबे ही हमेशा कहते थे कि बेबे, मैंने सुना है कि लड़की बहुत मोटी है तो वह रसोई का काम कैसे करेगी। कभी कभी मजाक में यह भी कहते थे कि सुना है कि लड़की वाले दहेज में हाथी देने वाले हैं, तो हम लोग उसे बांधेंगे कहाँ और हाथी को खिलाएंगे कैसे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। इस तरह से मजाक भी क्या करते थे। यह नहीं स्पष्ट है कि आखिर भगत सिंह यह व्यवहार क्यों कर रहे थे।
और लेकिन उनका ये व्यवहार देख करके परिवार वालों ने समझा कि हाँ, लड़का शादी के लिए तैयार है और शादी की तैयारियां जोर शोर से करने लगे। वड़ैच आगे लिखते हैं कि यह समझना मुश्किल नहीं है कि भगत सिंह इसके बावजूद क्यों नहीं शादी की और क्यों शादी से पहले घर छोड़ करके भाग गए थे। दरअसल उन्होंने कई क्रांतिकारियों का परिणाम देखा था कि क्या हश्र होता है। खुद अपनी चाचियों का हाल देखा था। उनके एक चाचा स्वर्ण सिंह थे जो तपेदिक से जेल में ही मर गए थे। एक चाचा उनके सरदार अजीत सिंह थे जिन्हें देश निकाला दे दिया, और पति के जीवित रहते ही उनकी वो चाची जो थी वो विधवा की जिंदगी जी रही थी, भगत सिंह की चाची। तो ये सब कुछ अपने घर में भी देख रहे थे, बाकी भी देख रहे थे, इसलिए उनके दिमाग में ये भी बात रही होगी कि बाद में क्या हो सकता है। एक और बात का वड़ैच ने उल्लेख किया है अपनी किताब में कि जिसके बाद ये तय हो गया कि अब भगत सिंह नहीं मानेंगे। दरअसल उनका पिता के साथ विवाद हुआ और पिताजी ने, सरदार किशन सिंह जी ने भगत सिंह से कहा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है कि अजीत सिंह का भतीजा और किशन सिंह का बेटा होने से तुम में कोई खास बात है और इसलिए तुम घर छोड़ना चाहते हो। सरदार किशन सिंह के इस ताने का उल्लेख ऑटोबायोग्राफी ऑफ सरदार अजीत सिंह किताब में दर्ज है। तो ये पूरी कहानी हुई शादी तय होने की, सगाई तय होने की और फिर घर से भागने की। लेकिन भगत सिंह के घर छोड़ करके भाग निकलने की कहानी एक और तथ्य के बगैर अधूरी रह जाएगी। और यहाँ आते हैं शचीन्द्र नाथ सान्याल, प्रसिद्ध क्रांतिकारी, HRA के संस्थापक कह लीजिए, और जिन्हें 2 बार अलग अलग आजीवन काले पानी की सजा हुई थी। शचीन्द्र नाथ सान्याल ने अपने क्रांतिकारी जीवन पर, तमाम क्रांतिकारी संस्मरणों पर और क्रांतिकारी दोस्तों के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी है, बंदी जीवन। और बंदी जीवन में उन्होंने एक उल्लेख किया है जो जानना जरूरी है भगत सिंह के, जब घर छोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो शचीन्द्र नाथ सान्याल जब पंजाब गए थे तो उनके वहाँ पुराने एक क्रांतिकारी मित्र थे, नाम था जयचंद्र विद्यालंकार, और उनके माध्यम से भेंट हुई थी भगत सिंह से, और भगत सिंह को वो जान चुके थे। और फिर लिखते हैं जो शचीन्द्र नाथ सान्याल बंदी जीवन में, वो जान लीजिए। मेरा यह नियम था कि दल के आदमी की परीक्षा करने की गरज से मैं यह देखना चाहता था कि अपने दल का व्यक्ति त्याग करने के लिए कहाँ तक तैयार है। हम लोग तो उसी को अपने दल का आदमी समझते थे जो व्यक्ति हर घड़ी इस बात के लिए तैयार हो कि जब कभी कहा जाए तभी घर बार छोड़कर काम करने के लिए मैदान में उतर पड़े। इस नीति के अनुसार मैंने भगत सिंह से कहा कि क्या तुम घर बार छोड़ने को तैयार हो? यदि तुम शादी कर लोगे तो आगे चलकर अधिक काम करने की आशा तुमसे नहीं रहेगी, और यदि तुम घर में रहते हो तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम शादी करो, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम घर छोड़कर मैं जहां कहूं वहां रहने लग जाओ। भगत सिंह घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए। ये लिखा है बंदी जीवन में शचीन्द्र नाथ सान्याल ने। मतलब भगत सिंह की शादी वगैरह के ही समय लगभग शचीन्द्र नाथ सान्याल भी वहां पहुंचे और उन्होंने जान लिया था कि क्या होगा, शादी से कैसे आदमी उलझ जाता है, और फिर सर्वस्व त्याग करते समय थोड़ी तो हिचक होगी ही। इसलिए हम लोग आमतौर पर बहुत सारी दुनिया में चीज़ें पढ़ते हैं कि राम ने घर छोड़ करके वनवास गया और उसको पढ़ करके हम लोग रोते हैं, बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण की कथा पढ़ते हैं, मोहम्मद साहब के हिजरत की कहानी पढ़ते हैं। लेकिन भगत सिंह ने जिस तरह से घर उस छोटी उम्र में छोड़ा, 1924 की ये बात है, उसे देख करके भी एक बार सोचना चाहिए कि कितना, और खुद ही हम लोग अनुमान लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए घर छोड़ना कितना मुश्किल है। और देश सेवा के लिए, क्रांति की राह पर चलने के लिए, यह जान करके कि किसी भी दिन पुलिस एनकाउंटर में हमारी मौत हो सकती है या फिर फांसी पर चढ़ करके हमारी मौत हो सकती है, और ये जानते हुए घर छोड़ना, घर छोड़ने का मतलब तमाम मोह माया से बंधे हुए तमाम रिश्तों को तोड़ना, माता पिता भाई बहन वगैरह जितने भी रिश्ते हैं सब से तोड़ करके अलग होना बहुत आसान नहीं है। तो हम लोग धार्मिक कथाओं में ये पढ़ करके बहुत अधिक अनुभव करते हैं कि घर छोड़ दिया या अपनी भूमि छोड़ दी। आप भगत सिंह को भी लेकर के एक बार महसूस करके ज़रूर देखिएगा कि यह कितना बड़ा सिर्फ अपने आप में यही त्याग था जब उनकी सगाई होने जा रही थी और वो क्रांति की राह पर चलने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। ये आप कहानी सुन रहे थे भगत सिंह की सगाई और शादी को लेकर के क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ हुआ था। मुझे लगता है कि आपके मन की जिज्ञासा यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए।
आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ता है, और अधिक से अधिक लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुंचाइए, क्रांतिकारियों के वीडियोज़ तक, ताकि लोग जान सकें कि क्रांतिकारियों का संघर्ष, उनका त्याग, उनकी वीरता, उनका बलिदान कितना महत्वपूर्ण, कितना मूल्यवान था। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द फ्रीडम को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।